नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 2 जिसका नाम है बचपन। बचपन एक कहानी है जो कृष्णा सोबती ने लिखी है। कृष्णा सोबती पाठ पढ़ने से पहले कृष्णा सोबती के बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय हो जाए। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 गुजरात में हुआ। यह हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में कई रचनाएं की। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, हम हसमत आदि। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है जिंदगी नामा, जिस पर इनको 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इनको साहित्य अकादमी के साथ साथ ज्ञानपीठ जैसे प्रसिद्ध पुरस्कार भी मिले हैं। पढ़ते हैं आज हम इन्हीं द्वारा लिखित पाठ बचपन। बचपन एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, यानी यह एक संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ क्या होता है पहले अपन ये समझ लेते हैं, उसके बाद पाठ पढ़ेंगे। संस्मरण का मतलब होता है बीते हुए कल की यादें, है ना। जो बीत गया कल उनको वापस याद करना संस्मरण कहलाता है। और यही संस्मरण जब हम पढ़ते हैं या सुनते वक्त अपने सामने कल्पित रूप में कुछ रेखा चित्र या चित्र प्रतिबिंबित होते हैं, अपने को दिखते हैं, ऐसे हृदय पटल पर कल्पित होते हैं वो, तो कल्पित रूप में अपने को दिखाई देते हैं। पढ़ते समय संस्मरण या पाठ पढ़ते समय कल्पित रूप में जो हमें दिखाई देते हैं, है ना, वो कहलाते हैं संस्मरणात्मक रेखा चित्र। ये जो बचपन इन्होंने कहानी लिखी है ये इनके बचपन की है, जिसमें ये अपने बारे में बताती है कि इनका बचपन कैसा था। जिस तरह लेखिका ये बताती है तो इनको पुरानी यादें ही है, क्योंकि इनकी तो उम्र हो चुकी है। ये इनको पुरानी यादें वापस आ रही है। जैसे जैसे यादें याद आती है तो बचपन तो वापस आने से रहा, तो इनके हृदय पटल पर एक कल्पित चित्र बनता जाता है, जिसे कहते हैं अपन संस्मरणात्मक रेखा चित्र। तो ये उनके द्वारा लिखित एक संस्मरण है। आइए पढ़ते हैं आज हम पाठ 2 बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। लेखिका कहती है मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, यानी बच्चों को कह रही है। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी, और परिवार में सभी लोग मुझे जीजी कहकर पुकारते हैं। यानी यहाँ पर लेखिका की उम्र इतनी बड़ी है कि अपन उनको दादी, नानी या पापा से बड़ी बहन जो होती है बुआ, मौसी, यानी वो बूढ़ी हो चुकी है, तो अपन उस नामों से पुकार सकते हैं। उनकी उम्र इतनी है, लेकिन घर में उनको सब क्या कहते थे, घर में सब बच्चे, बड़े बुजुर्ग जो भी होते थे सब उनको जीजी कहकर पुकारते थे। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि मैं सफेद पहनूं, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, घाघरे, अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। यानी इसमें लेखिका अपने बचपन में वो किस तरीके से के कपड़े पहनती थी, किस कलर के कपड़े पहनती थी, वो सारी चीजें बता रही है। वह कहती है मेरे उम्र के साथ साथ मेरे पहनावे में भी क्या आता रहा, बदलाव आता रहा। यानी इन दिनों में कुछ बड़ा और सयाना महसूस करने, यानी अब वो क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। शायद इसलिए पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफी बदलाव आए हैं। मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ कि वो हमेशा जब बचपन में थी तो कैसे रंग के कपड़े पहनती थी, नीला, जामुनी, ग्रे यानी स्लेटी, काला और चॉकलेट, यानी उनको बचपन में डार्क कलर के कपड़े पहनना बहुत पसंद था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती है तो छोटे निक्कर वगैरह पहनना, स्कर्ट पहनना वो छोड़
देती हैं और अपने आप को समझदार समझने लगती है और क्या करती है, चूड़ीदार पायजामा और कुर्ता पहनने लगती है। तब उनको ऐसा महसूस होता है कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। आगे है, बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं, हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। यानी जब छोटे बच्चे होते हैं यहाँ पर बाजू पर गोल कफ यानी फुग्गे वाले वगैरह, कॉलर पर, है ना, तो वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते। तो लेखिका भी कुछ इसी तरह के, उनके घर में इसी तरह के कपड़े बनते थे तो वो उसी तरीके से कपड़े पहनती थी। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते हुए रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेखिका कहती है, मैं एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला, यानी उसके अंदर बारीकी से महीन बारीकी की हुई थी, छोटे छोटे, है ना, चुन्नटे वाला घेरदार फ्रॉक, बड़ा सा उसका घेर था। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, फ्रिल का मतलब है यहाँ पर झालर, झालर जिसको बोलते हैं, जो फ्रॉक के नीचे लड़कियां पहनती है ना, उनके फ्रॉक के नीचे लगा हुआ होता है, ऐसे कपड़े वो पहनती थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल, यानी फ्रॉक के ऊपर एक जेब भी होता था और उसके अंदर वो रुमाल भी रखती थी, और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। यानी उन दिनों में, आज तो आपके युग में तो अलग अलग रबड़ बैंड वगैरह आ गए, लेकिन उस वक्त क्या था, रिबन होते थे। तो वो लेखिका क्या करती थी, अलग अलग तरह तरह के रिबन अपने बालों में लगाती थी। लेमन कलर का बड़ा प्लेटों वाला गरम फ्रॉक, जिसके नीचे फर टंगी थी। यानी उनको अभी भी याद है कि वो जब छोटी थी तो लेमन कलर का गरम, यानी सर्दी में पहनने वाला गरम जो फ्रॉक होता है वो पहनती थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट का और अंदर की कोटी प्याजी, यानी ऊपर जो कोटी वगैरह पहनते हैं ना वो। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी, यानी उनको ऊपर पहनने के लिए कोटी भी होती थी। मुझे अपने मोजे, स्केटिंग, स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। यानी वो बचपन में उनके जो मोजे होते थे वो उनको खुद धोने पड़ते थे। उनके घर में नौकर नौकरानी थे लेकिन वो मोजे नहीं धोते थे, उनको अपने मोजे कैसे अपने हाथों से ही धोने पड़ते थे। बचपन में हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। यानी रविवार के दिन वो बच्चे क्या करते, अपने अपने मोजे धोते और अपने अपने जूतों को भी रगड़ कर साफ करके उनको चमकाते और पॉलिश वगैरह करते थे। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। यानी लेखिका के सामने कोई बच्चा है जिसका नाम है सरवर, उसको संबोधित करते हुए वो कहती है, सरवर आज मुझे बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। यानी लेखिका जब बचपन में बूट पॉलिश करती थी उसे अच्छा लगता था, तो उसको आज भी बूट को चमकाना और पॉलिश करना क्या लगता है, अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शूज आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले कहीं से ज्यादा आरामदेह है। यानी लेखिका के समय जो शूज थे या बूट मिलते थे उससे अब जो आते हैं वो बिल्कुल आरामदायक है। उस वक्त के शूज कैसे थे देखते हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो कुछ फर्क हो चुका है। यानी लेखिका कहती है तुम्हारे बचपन में और मेरे बचपन में कितना फर्क है। देखो आजकल के जो जूते आते हैं वो आरामदायक आते हैं, पाँवों को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उस वक्त जो जूते आते थे तो जब नए नए होते थे तो एक बार पाँव के जरूर लगते थे। यानी हमारे पाँव में क्या हो जाते थे, छाले या फाले हो जाते थे, है ना। हम लोग क्या करते थे उसके लिए, जब भी नए जूते लाते तो साथ में जूतों के अंदर रुई लगाते थे ताकि उनके पाँव में फाले न हो। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही
नाक में इसकी गंध आने लगती। यानी हर शनिवार को इनको क्या करते, जैतून का तेल और अरंडी का तेल पिलाते थे बच्चों को बचपन में। तो इनको पहले ही उसकी क्या आने लगती थी, गंध आने लगती थी, यानी वो उनको पीना अच्छा नहीं लगता था। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, यानी एक छोटा कांच का गिलास था, उस पर निशान बना हुआ था कि आपको इतना सा जैतून का तेल और इतना अरंडी का तेल लेकर पीना है। उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली मतलब उनको जब वो देख लेते कि इस गिलास में ये डाला अरंडी का तेल और जैतून का तेल, हमें पीना है, तो उसे देखकर क्या होने लगती, उनको मितली यानी उल्टी होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। यानी लेखिका कहती है यदि हम ये शनिवार की दवा नहीं पीते तो भी कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, लेकिन हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक ही रहता। लेकिन हमें क्या करना पड़ता था, वो हमेशा हर शनिवार को पीनी पड़ती थी, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यानी लेखिका यहाँ पर कहती है हमारे समय और तुम्हारे समय में दूरी का मतलब कितना परिवर्तन आ चुका है। मैं तुम्हें बताती हूँ, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई है। यानी हमारी अलग थी और तुम्हारी अलग है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, बाकी कुछ भी नहीं था मनोरंजन के लिए। रेडियो और टेलीविजन भी नहीं थे। यानी तुम्हारे लिए तो आज रेडियो टेलीविजन वगैरह सब कुछ है, लेकिन हमारे जमाने में ये सब नहीं था। एक ग्रामोफोन था, वो भी कुछ घरों में मिलता था, यानी हर घर में वो भी नहीं था। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। यानी हम जिसे बचपन में खाते थे, कुल्फी आती थी, थैले वाला लेकर आता था, आज किस में तब्दील हो गई, किस में बदल गई, आइसक्रीम बन गई है। कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है। यानी जो कचौड़ी समोसे होते थे वो किस में बदल गए हैं, पैटीज में बदल गए हैं। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत को पेप्सी में, यानी उनको जो बचपन में वो क्या पीते थे, सहतूत का शरबत, खसखस वगैरह का शरबत उनको बनाकर पिलाते थे और वो सेहत के लिए अच्छा भी रहता था। लेकिन आज सहतूत और खसखस के शरबत की जगह किसने ले ली है अपने जमाने में, पेप्सी और कोका कोला में। आप तो पेप्सी और कोका कोला पीना ही पसंद करते हो, है ना। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। यानी वहां पर कोक वगैरह नहीं मिलती थी। लेमनेड, विम्टो यानी ठंडा पेय पदार्थ मिलता था, शीतल पेय पदार्थ जिसे बोलते हैं, वो वहां पर मिलता था। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। यानी शिमला और नई दिल्ली में बच्चों को क्या अच्छा लगता था कि वहां पर जो मिलते थे रेस्टोरेंट में चॉकलेट और पेस्ट्री जो भी मिलती थी वो उनको अच्छी लगती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल में से ब्राउन ब्रेड लाने की। यानी हम भाई बहनों की ड्यूटी क्या थी, शिमला मॉल जाकर वहां से ब्राउन कलर के जो ब्रेड मिलते थे वो लाने की ड्यूटी इन भाई बहनों की लगती थी। और ये वहां से जाकर ब्राउन ब्रेड वगैरह लेकर आते थे। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। यानी उनका घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, नजदीकी था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरिजा मैदान पहुंच जाते। यानी एक छोटी सी चढ़ाई थी, उसके बाद हम गिरिजा के मैदान में पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर, यानी वहां से वापस नीचे उतरते और हम लोग मॉल पर पहुंच जाते थे। यानी वो रास्ते में किस तरीके से जाते हैं वो बताती हैं। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। यानी वहां पर पेस्ट्री और चॉकलेट की जो खुशबू आती थी वो उन्हें बहुत ही अच्छी लगती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। यानी उनको सिर्फ हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट मिलती थी। और आप लोगों को तो मम्मी पापा रोज चॉकलेट देते तो भी स्कूल नहीं आते हो टाइम, है ना। तो उनको तो सिर्फ हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट मिलती थी। यानी उनके जमाने में और हमारे जमाने में कितना बदलाव आ गया है।
सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता, यानी सबसे ज्यादा चॉकलेट किसके पास रहती? लेखिका के पास ही रहती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, यानी या मॉल के पास खड़े खड़े या घर में आकर खड़े खड़े वो कभी चॉकलेट नहीं खाती थी। वो चॉकलेट कैसे खाती थी? आइए देखते हैं। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले ले खाती, यानी वहां से मॉल से घर आती, साइड बोर्ड पर चॉकलेट को रख देती और रात को खाना खाने के बाद सो जाती और बिस्तर में सोते सोते चॉकलेट के मजे ले लेकर वो चॉकलेट खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, क्योंकि लेखिका का बचपन शिमला में ही बीता, तो वहां के काफल उन्हें बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, एकदम लाल और कुछ गुलाबी, यानी जो काफल एक फल है जो कैसा होता था? लाल और गुलाबी कलर का, और वो एकदम उनको खट्टा मीठा होता था, उनको अच्छा लगता था, रसभरी जैसा। कसमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए, यानी वो सोचती है कि हम बचपन में ये चीजें खाते थे, तो वो सोचकर ही उनके मुंह में क्या आ रहा है? अब पानी आ रहा है। चेस्टनट एक और गजब की चीज, अगर आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में, यानी चेस्टनट एक गजब की चीज थी जो आग में भुने जाते यानी सेके जाते, फिर उनके छिलके उतार कर उनको खाया जाता। चने, जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, चने और जोर गरम अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तब तो थी, अब वह नजर नहीं आती। पुराने कागजों से बनाई गई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल, नीचे तिरछी लपेटते हुए ऊपर इतनी चौड़ी की चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाते। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था, यानी उन दिनों ये गाना था तो ये हर बच्चे को आता था स्कूल में, और चने बेचने वाला आता था वो भी ऐसे ही बोलता था। तो कहते हैं कागज और अखबार की पुड़िया को जैसे कौन कैसे बनाते हैं वैसे बनाकर इनको दे देते थे और वो उनको खाते थे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, यानी कुछ बच्चे वो चने वाला आता और उसको क्या बोलते, भैया इस चने के अंदर ज्यादा मसाला डालो। पूरा गिरिजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, यानी पूरे मैदान में घूम कर खाते, धीरे धीरे हम लोग ये खाते। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और एक कदम उठाने में एक खास ही लय की रफ्तार थी, यानी बच्चे थे तो कहते एक चना खाया एक कदम बढ़ाया, एक चना खाया एक कदम बढ़ाया, ऐसे घूमते हुए गिरिजा के मैदान में घूमते हुए ये चना खाते हुए आनंद लेते थे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है, यानी बचपन में उन्होंने रिज पर बहुत मजे किए, घोड़ों की सवारी भी की। इन्होंने क्या किया वहां पर, जो बचपन इनका वहां पर उन्होंने घुड़सवारी भी की, और शिमला के हर बच्चे को, यानी वहां पे घोड़े वगैरह थे तो हर बच्चे को कभी न कभी घुड़सवारी करने का मौका जरूर मिला होगा।